हेलो स्टूडेंट्स। पिछले यूट्यूब में हमने जो लेक्चर लिया था वो था तथ्यों से संबंधित। आपकी एमए फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट में तथ्य यानी कि फैक्ट और उसके बाद एविडेंस यानी कि साक्ष्य। आज हम बात करेंगे साक्ष्यों के बारे में यानी कि एविडेंस की। तो एविडेंस में प्रश्न बनता है, साक्ष्य से आप क्या समझते हैं? इतिहास लेखन में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। What do you understand by evidence? Throw light on its significance in historiography। एक और क्वेश्चन बनता है कि साक्ष्य एवं उसके अनुप्रयोग की विधियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस एविडेंस एंड द मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ एविडेंस। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। दोनों प्रश्न जो हैं उसके उत्तर लगभग एक जैसे ही हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं एविडेंस यानी कि साक्ष्य क्या होते हैं। तथ्य को इतिहास की रीढ़ माना गया है। कोई तथ्य ऐतिहासिक तथ्य है अथवा नहीं, इसकी जांच इतिहासकार साक्ष्यों के आलोक में करता है। अतः वे सभी तथ्य जो एक तथ्य को ऐतिहासिक तथ्य साबित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं साक्ष्य कहलाते हैं, यानी कि एविडेंस कहलाते हैं। साक्ष्य का शाब्दिक अर्थ है प्रमाण। 3+E, यहाँ पर 3P+E का मतलब है 3P यानी कि पीरियड, पर्सन, प्लेस एंड ई मतलब इवेंट। इतिहास लेखन के ये प्रमुख साधन हैं। काल, व्यक्ति, स्थान एवं घटना का उपयोग करके जब इतिहास लिखा जाता है तो सत्यान्वेषण के लिए साक्ष्य की आवश्यकता अनुभव होती है। इतिहास में हम अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का व्यक्ति, स्थान एवं घटना हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, अतः हमें अपने इतिहास लेखन में अतीत के तथ्य एकत्रित करने होते हैं और इन तथ्यों की वास्तविकता की जांच हम साक्ष्यों द्वारा ही करते हैं। एक पॉइंट बनता है साक्ष्यों का अनुप्रयोग। इतिहासकार साक्ष्यों का अनुप्रयोग यथार्थ इतिहास की प्रस्तुति में तो करता ही है, साथ साथ इतिहास के क्षेत्र को जाल साजिश से मुक्त करके भी वह साक्ष्यों का अनुप्रयोग करता है। साक्ष्यों के विशेष संदर्भ में इतिहासकार एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आलोक में जब एक वैज्ञानिक अपने निष्कर्ष निकालता है तो समान परिस्थितियों में उसका निष्कर्ष सर्वव्यापी एवं सर्वकालिक होता है। एक वैज्ञानिक अपने साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत निश्चयात्मक निष्कर्ष निकालता है, जबकि एक इतिहासकार द्वारा अपने साक्ष्यों से निकाले गए निष्कर्ष संभावित होते हैं। अगला पॉइंट बनता है साक्ष्यों के विशेष संदर्भ में इतिहासकार एवं वकील। इतिहासकार एवं अधिवक्ता, अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट, वकील में एक मूलभूत अंतर यह है कि न्यायालय में अधिवक्ता साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण में स्वतंत्र नहीं होता। साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण के बावजूद निष्कर्ष पूर्णतः न्यायाधीश के हाथ में रहते हैं। अधिवक्ता के विपरीत एक इतिहासकार स्वयं ही वादी, प्रतिवादी एवं न्यायाधीश भी होता है। वह अपने साक्ष्यों की गवेषणा एवं व्याख्या में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अधिवक्ता जो चाहता है वह साबित करने में उतना सफल नहीं होता जितना एक इतिहासकार। इतिहासकार के निष्कर्ष उतने हानिकारक नहीं होते जितने एक न्यायाधीश के। अगला पॉइंट है साक्ष्यों के अनुप्रयोग की पद्धतियां, यानी कि मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एविडेंस। एक इतिहासकार निम्न विधाओं द्वारा साक्ष्यों की एवं उनका अनुप्रयोग करता है। इसमें पहला बनता है परिकल्पना का निर्माण, यानी कि मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस। प्राचीन समय में इतिहासकार किसी एक साक्ष्य को देखकर घटना की परिकल्पना का निर्माण अपने मस्तिष्क में कर लेते थे और यही
और उसी परिकल्पना की पुष्टि के लिए अन्य साक्ष्यों की गवेषणा आरंभ कर देते थे। परिकल्पना का निर्माण कुछ पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर करना चाहिए ताकि उसका औचित्य भी सिद्ध हो और अनावश्यक समय भी बर्बाद ना हो। दूसरा पॉइंट है कबूतरी सुराग पद्धति, यानी कि मेथड ऑफ पिगन होल्डिंग। कबूतरी सुराग पद्धति द्वारा इतिहासकार साक्ष्यों की गवेषणा वैज्ञानिक प्रविधि से करता है। इस पद्धति से निकाले गए निष्कर्षों का स्वरूप संभावित की अपेक्षा निश्चयात्मक अधिक होता है। कॉलिंगवुड ने इतिहास में साक्ष्यों की गवेषणा की इस नवीन विधा को कबूतरी सुराग अथवा अथवा कपोती कोटर की संज्ञा दी है। विको, हर्डर, ब्यूरी, हीगेल, स्पेंगर तथा टायनबी जैसे इतिहासविदों ने अपने इतिहास लेखन में साक्ष्यों का अनुप्रयोग कबूतरी सुराग पद्धति से ही किया है। तीसरा पॉइंट बनता है प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड। कॉलिंगवुड ने साक्ष्यों के अनुप्रयोग की प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित इतिहासकार के मन में उठने वाले कुछ प्रश्नों को निम्नानुसार बताया है। पहला, क्या प्राधिकारी का कथन अथवा साक्ष्य विश्वसनीय है? इसके लिए इतिहासकार घटना संबंधी प्राधिकारी के कथन की पुष्टि अन्य साक्ष्यों द्वारा करता है। दूसरा है, क्या प्राधिकारी का कथन इसलिए विश्वास करने योग्य है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। तीसरा, क्या प्राधिकारी का कथन इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि आधुनिक ख्याति लब्ध इतिहासकारों ने उसे स्वीकार किया है। चौथा, क्या प्राधिकारी के कथन पर संदेह का कोई कारण प्राप्त न होने के कारण उसका कथन विश्वसनीय है। प्रश्नोत्तर विधि का साक्ष्यों के अनुप्रयोग में विशिष्ट महत्व है। इतिहासकार अतीत से समसामयिक रुचि को देखते हुए प्रश्न करता है और अतीत से उत्तर प्राप्त कर समसामयिक रुचि के अनुसार ही साक्ष्यों का अनुप्रयोग करता है। सुकरात ने भी प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करते हुए ही अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी। अगला चौथा पॉइंट है कथन एवं साक्ष्य विधि, स्टेटमेंट एंड एविडेंस मेथड। शोधकर्ता द्वारा प्रयुक्त इस विधि में प्राधिकारी साक्ष्य का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार होता है। इस विधि में प्राधिकारी द्वारा अतीत में कहे गए कथन की वास्तविकता का पता शोधकर्ता अन्य साक्ष्यों से पता करता है। इसमें पॉइंट है काल कोठरी की घटना, यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी। यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को, यानी कि 20 जून 1756 एडी को कलकत्ता में घटी थी, जिसे मिस्टर हालवेल ने प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार 146 अंग्रेज कैदियों को नवाब सिराजुद्दौला के आदेशानुसार 18 गुणे 14 फीट की एक अंधेरी कोठरी रोशनदान विहीन में बंद कर दिया गया था। गर्मी के कारण दम घुटने से इसमें, यानी कि 146 अंग्रेजों में से 123 अंग्रेज मारे गए एवं 23 जीवित बचे। हालवेल के इस कथन की जांच को आधुनिक समय के इतिहासकारों ने निम्न प्रकार साक्ष्यों द्वारा की है। जो प्रश्नोत्तर विधि भी अपनाई है उसका विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, गणित के अनुसार 18 गुणे 14 फीट के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक आधार पर हालवेल का कथन सत्य सिद्ध नहीं होता। बी, इस घटना के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अली नगर की संधि हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों ने नवाब से क्षतिपूर्ति मांगी थी, परंतु इन अंग्रेजों के परिवारों के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं मांगी गई, अतः यह कथन सत्य नहीं होता है। यदि दुर्घटना हुई होती तो सूची अवश्य मिलती। अगला है इसमें, इन साक्ष्यों के आलोक में आधुनिक इतिहासकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि मिस्टर हालवेल की काल कोठरी की
घटना संबंधी विवरण सही नहीं है। यह मात्र एक भारतीय नवाब की साजिश थी। अगला पॉइंट बनता है, अकबर द्वारा असीरगढ़ के किले की विजय। कॉन्क्वेर कॉन्क्वेयर ऑफ असीरगढ़ फोर्ट बाय अकबर। अबुल फजल के अनुसार असीरगढ़ दुर्ग में महामारी फैलने से वहां के सैनिक मर गए और अकबर ने वहां पर विजय प्राप्त कर ली। इस कथन की जांच आधुनिक इतिहासकारों ने निम्न साक्ष्यों के आधार पर की। नंबर 1, असीरगढ़ का दुर्ग अपनी दुर्भेद्यता के लिए प्रसिद्ध था। यह स्वयं अबुल फजल द्वारा लिखा गया। नंबर 2, पुर्तगाली स्रोतों के अनुसार मुगलों ने घूस देकर किले का मुख्य द्वार खुलवा लिया था। नंबर 3, असीरगढ़ का घेरा लगभग 6 माह चला, अतः संभव है कि शहजादा सलीम के विद्रोह के मद्देनजर किले को एन केन प्रकारेण शीघ्र अतिशीघ्र जीतने के लिए विवश किया गया हो और घूस का सहारा लिया गया हो। चौथा पॉइंट है, 6 माह तक के घेरे में संभव है कि रसद सामग्री खत्म होने पर संभवतः दुर्भेद्य किले को जीतने के लिए घूस का सहारा लेना अपरिहार्य हो गया हो। पांचवा प्रश्न उठता है कि अबुल फजल ने महामारी की घटना का कल्पित उपयोग क्यों किया। स्पष्ट है कि वह अकबर का सर्वप्रमुख हितैषी एवं दरबारी इतिहासकार था। घटना का यथार्थ विवरण देकर वह अकबर के उज्जवल चरित्र को कलंकित नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने महामारी की कपोल कल्पित घटना के आवरण में अकबर के माथे के कलंक को ढकने का प्रयास किया। इतिहासकारों ने निश्चयात्मक के स्थान पर संभावित निष्कर्ष ही निकाले हैं कि अकबर द्वारा असीरगढ़ विजय में घूस का सहारा लिया गया। इसमें एक अगला पॉइंट बनता है इसी तरह से कि मोहम्मद बिन तुगलक पितृहंता था या नहीं। रोल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। इतिहास में काल कोठरी की घटना एवं अकबर की असीरगढ़ की विजय की भांति ही काल के पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो 13 में हुई थी, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की भूमिका का विश्लेषण ने विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर किया है। अनुसार अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल विजय के उपरांत लौटने पर स्वागत के लिए जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पास अफगानपुर गांव में एक लकड़ी का महल बनवाया था, जहां हाथियों के प्रदर्शन के समय महल टूटकर गिर गया और उसमें दबकर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक मारा गया। इस घटना का आधुनिक इतिहासकारों ने निम्न साक्ष्यों के आलोक में पता लगाने का प्रयास किया। 1 नंबर, कहा जाता है कि लकड़ी का महल आनंद फानन में इस ढंग से बनाया गया था कि एक विशेष स्थान पर हाथियों के खड़े होते ही वह धराशायी हो जाए। इस तरह अति शीघ्र महल का निर्माण भी हत्या का संशय उत्पन्न करता है। नंबर 2, जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान से प्रार्थना की कि आप बंगाल से जो हाथी लाए हैं मुझे दिखाएं, अतः हाथियों की परेड कराई गई और उनके स्पर्श से महल धराशायी हो गया। तीसरा पॉइंट है, इब्न बतूता ने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु को षड्यंत्र कहा है। वह लिखता है कि जूना खां ने महल के गिरने पर जानबूझकर कारीगरों को सुल्तान के शरीर को निकालने के लिए विलंब से बुलाया। चौथा पॉइंट है, इब्न बतूता के अनुसार महल के निर्माणकर्ता को यानी कि जो महल का निर्माण करने वाला अहमद अयाज था, उसे जूना खां ने यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने पर अपना मंत्री बनाकर उसे इनाम दिया था। 5वां पॉइंट है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि आकाश से बिजली गिरी और महल गिर गया, जिससे सुल्तान अपने कुछ साथियों के साथ दबकर मर गया। जियाउद्दीन बर्नी के इस कथन से निश्चित रूप से षड्यंत्र की बू आती है,
संभव है बरनी यथार्थ लिखकर उसे उसे यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को असंतुष्ट नहीं करना चाहता हो। उपर्युक्त सभी साक्ष्यों का अनुप्रयोग कर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद सर वुलजे हेग ने निष्कर्ष दिया है कि गयासुद्दीन एक षड्यंत्र का परिणाम थी, जिसके जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ी चतुराई से रचा था। निष्कर्ष कंक्लूजन, इतिहास लेखन में साक्ष्यों का विभिन्न पद्धतियों से अनुप्रयोग वर्तमान वैज्ञानिक युग की पुकार है। इतिहासकार यद्यपि साक्ष्यों के अनुप्रयोग एवं अपने निष्कर्षों में स्वतंत्र होता है, तथापि उसकी अंतःचेतना तथा समसामयिक रुचि उसे बहुत कुछ नियंत्रित भी करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साक्ष्य इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी इतिहास की घटना को बिना साक्ष्य के हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। इस तरह इतिहास में ये जो उदाहरण हैं, चाहे वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का हो, चाहे वो अकबर द्वारा अस्सीगढ़ के किले की विजय हो, और चाहे वो अन्य अन्य जो हैं साक्ष्य हैं, साक्ष्यों के द्वारा ही इतिहास के लेखन की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो इस तरह से हम एविडेंस को पढ़ते हैं और इन उदाहरणों द्वारा जो आपको हमने मैं बताए हैं, आप इनको ध्यान से सुनिए और पढ़िए, नोट्स बनाइए। और ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो आपकी सेकेंड यूनिट है, इस सेकेंड यूनिट में फैक्ट एंड एविडेंस, ये दोनों ही प्रश्न हर साल पूछे ही जाते हैं। आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये पूरे नंबर का रहता है और आपको इसको लिखना ही है। इसलिए इस सेकेंड यूनिट को विशेष रूप से ज़रूर पढ़िए, याद कीजिए और इसके नोट्स बना के याद कीजिए, तो आपको आसानी से ये प्रश्न जो है आपके उसके उत्तर भी याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको साक्ष्य यानी कि एविडेंस के बारे में बताया। अगले लेक्चर में हम अगले तीसरी यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।